आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं समीक्षा गायकवाड़ पंडित राम विशाल पांडे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजिम से आपके सामने 12th केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट ठोस अवस्था के टॉपिक पॉइंट डिफेक्ट बिंदु त्रुटि का पार्ट 2 लेकर उपस्थित हूँ। इससे पहले वाली क्लास में हमने पॉइंट डिफेक्ट के फर्स्ट टाइप रस समीकरण मिति दोष के प्रकार देखे थे। इस क्लास में हम असमीकरण मिति दोष, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट देखेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लें। हमने पिछली क्लास में दोष देख चुके थे, दोष के प्रकार बिंदु दोष, रेखीय दोष। इसके बाद हमने बिंदु दोष के 3 प्रकार देखे, रस समीकरण मिति दोष, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। पिछली क्लास में हमने रस समीकरण मिति के रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष ये सभी हम पढ़ चुके थे। इस क्लास में हम नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के प्रकार देखेंगे, जिसमें पहला है धातु आधिक्य दोष व धातु न्यूनता दोष। इसके बाद धातु आधिक्य दोष को भी 2 टाइप्स में बांटा गया है। पहला है आपका ऋण आयन न्यूनता अर्थात ऋण आयन की कमी, और दूसरा है आपका धन आयन आधिक्य मीन्स धन आयन की अधिकता। तो आइए देखते हैं कि अरस समीकरण मिति दोष क्या होता है। ऐसे दोष जिनमें धन आयनों व ऋण आयनों की संख्याओं के अनुपात में अंतर उत्पन्न होता है, यह दोष अरस समीकरण मिति दोष कहलाते हैं। मीन्स इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे धन आयन और ऋण आयन होते हैं, दोष उत्पन्न होने के बाद उनके जो धन आयन और ऋण आयन होते हैं उनके अनुपात में चेंजेस हो जाता था। उसमें क्या होता था रस समीकरण मिति दोष में कि दोष उत्पन्न होने के बाद अर्थात या तो क्रिस्टल जालक से कोई अवयवी कण बाहर निकल गया या फिर बाहर से वापस अंदर आ गया, तो भी क्या होता था कि जो अनुपात है वो बिल्कुल वही रहता था जो उनके रासायनिक सूत्र में होता है। लेकिन इसमें क्या होगा कि दोष उत्पन्न होने के बाद धन आयन और ऋण आयन का अनुपात वही नहीं रहेगा जो उनके रासायनिक सूत्रों में होता है। तो अब इसमें हम सबसे फर्स्ट टाइप देख लेते हैं धातु आधिक्य दोष, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसमें इसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऋण आयन न्यूनता या ऋणात्मक रिक्ति, और सेकंड है आपका धन आयन आधिक्य। तो पहले हम ऋण आयन न्यूनता देख लेते हैं। ऋण आयन न्यूनता मीन्स आप लोग समझ जाइए कि अब क्या होगा, जो भी हमारा धन आयन है वो उसकी संख्या बढ़ जाएगी और ऋण आयन की जो संख्या है वो घट जाएगी। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ देखिए ये क्या है हमारा धातु आधिक्य दोष। धातु मतलब धातु किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद वो एक धन आयन में बदल जाता है। अब यहाँ पे लिखा है कि धातु आधिक्य दोष मतलब ये कि जो भी हमारा क्रिस्टल होगा उसमें धन आयनों की संख्या बढ़ जाएगी। अब धन आयनों की संख्या 2 प्रकार से बढ़ सकती है, या तो उस क्रिस्टल जालक में से ऋण आयनों की संख्या कम हो जाए तो ऑटोमेटिक धन आयनों का अनुपात अधिक हो जाएगा, उनकी संख्या अधिक हो जाएगी, या फिर अगर कोई भी कण बाहर नहीं जा रहा है तो बाहर से कोई धातु आयन क्रिस्टल जालक में उपस्थित हो जाए, तब भी क्या होगा, उस क्रिस्टल जालक में धातु आयन की अधिकता हो जाएगी। तो इसमें फर्स्ट है हमारा ऋण आयन न्यूनता या ऋणात्मक रिक्ति। तो इसमें होता है ये, इसमें ऋण आयन के हट जाने से बने ऋण आयन रिक्ति में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिसे हम एफ केंद्र कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये इस तरह से एक हमारा क्रिस्टल जालक है जिसमें हम क्या देख रहे हैं, M+ और X- मतलब मेटल आयन है, और ये हमारा हैलाइड है मतलब ऋण आयन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ से एक ऋण आयन निकल गया, ठीक। इस तरह जब वो निकल गया तो ऑटोमेटिक यहाँ देखिए अगर हम धन आयन और ऋण आयन को काउंट करें तो धन आयन कितने हैं इस डायग्राम में, 1 2 3 4 5 6 7 8, और वही बात अगर हम ऋण आयन की करें तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह इनका अनुपात अब चेंज हो चुका है। तो इसी कारण से हम कहते हैं अरस समीकरण मिति दोष। और इसमें होता क्या है कि इस तरह जब यहाँ से एक ऋण आयन बाहर निकल गया लेकिन वहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधे रह गए, और ये बंधे हुए इलेक्ट्रॉन ही कहलाते हैं हमारे एफ केंद्र।
इसको हम एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर समझेंगे। यहाँ देखिए, जब NaCl के क्रिस्टल को सोडियम की वाष्प में गर्म किया जाता है तो सोडियम परमाणु क्रिस्टल की सतह पर जम जाते हैं। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है उसमें हम क्या कर रहे हैं, सोडियम की वाष्प के साथ उसे गर्म कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जो हमारा सोडियम परमाणु है वो क्रिस्टल की सतह पर जम जाता है। सोडियम वाष्प का सोडियम एक ऋण आयन का त्याग करके सोडियम प्लस आयन बनाता है, ठीक, जो क्रिस्टल के क्लोराइड आयन से बंध बनाकर NaCl बनाता है। अब होगा क्या कि क्रिस्टल में जो जमा हुआ हमारा सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो त्यागने के बाद क्या हो जाएगा, Na प्लस और प्लस ये इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। अब ये जो Na प्लस है वो हमारे क्रिस्टल में जो क्लोराइड आयन है, इस तरह यहाँ देखिए ये जो हमारा क्लोराइड आयन है, ग्रीन कलर का जो माइनस लिखा है, मान लीजिए ये हमारा क्लोराइड आयन है। तो ये जो क्लोराइड आयन है वो सोडियम प्लस के साथ बंध बनाकर NaCl का फॉर्मेशन करेगा, ठीक, क्योंकि निगेटिव और पॉजिटिव है तो दोनों क्या क्या होंगे कि स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करेगा और फलस्वरूप दोनों आयनिक बंध बनाकर निकल जाएंगे। तो अब क्या होगा कि क्लोराइड का स्थान रिक्त रह गया, यहाँ पर देख रहे हैं हम, यहाँ से क्लोराइड निकल गया, ठीक। तो अब क्या हुई, यहाँ पर ऋण आयन रिक्ति बन गई। अब इस रिक्ति में होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये जो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद जो सोडियम प्लस आयन बनाया और ये सोडियम प्लस आयन हमारे क्लोराइड के साथ निकल गया, तो अब बचा क्या, ये वाला इलेक्ट्रॉन। तो अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इस जगह पर जहाँ पर पहले क्लोराइड आयन था वहाँ पर ये जम जाएगा और इस तरह अब ये यह फ्री इलेक्ट्रॉन है। इस कारण क्या होगा कि ये जब उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे तो फिर वापस आने पर ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे और जिस भी तरंग दैर्ध्य में ये ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे वही रंग हमको दिखाई देगा। तो आगे देख लेते हैं, जबकि सोडियम प्लस से मुक्त इलेक्ट्रॉन क्लोराइड के निकलने से बने रिक्ति पर आ जाते हैं, वही जो मैंने अभी बताया। इस तरह क्रिस्टल में सोडियम का आधिक्य हो जाता है, जो हमने पहले ही संख्या काउंट कर ली थी कि 8 है, तथा इलेक्ट्रॉन वाली रिक्ति F केंद्र कहलाती है। यह इलेक्ट्रॉन ही NaCl को पीला रंग प्रदान करता है, ठीक। तो इस तरह हमने ये देखा कि ऋण आयन रिक्ति क्या है कि जब धातु क्रिस्टल में उसकी वाष्प के साथ हमने सोडियम के साथ गर्म किया तो जो ऋणायन है वो अपने स्थान से निकल गए और धातु आयन के साथ बंध बनाकर यौगिक बना लिए। अब ऋण आयन का जो बचा हुआ, मतलब जहाँ पर ऋण आयन था वो ऋण आयन निकल गया, तो उस तरह वहाँ पर क्या हुआ, ऋण आयन की जगह खाली रहेगी, जिसको हम बोलेंगे ऋण आयन रिक्ति। तो इस ऋण आयन रिक्ति में जो हमारा धातु आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग किया था वो इलेक्ट्रॉन इस रिक्ति में आकर बंध जाता है और इसी बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को ही हम कहते हैं F केंद्र। और इसी F केंद्र के कारण जो हमारे क्रिस्टल हैं वो रंगीन दिखाई देते हैं। तो ये है आपका ऋण आयन रिक्ति दोष। नेक्स्ट देखते हैं धन आयन आधिक्य। नाम से ही समझ जाइए, अब क्या होगा कि बाहर से जो है वो धन आयन आ जाएंगे क्रिस्टल में, तो ऑटोमेटिक क्या है, धातु आयन की संख्या अधिक हो जाएगी, धातु आधिक्य दोष हो जाएगा। तो इसमें होता है, इसमें अंतराकाशीय स्थान में एक अतिरिक्त धन आयन आ जाता है, साथ ही उदासीनता बनाए रखने हेतु एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित रहता है। अब जैसे इस क्रिस्टल जालक में हम देखें तो सेम मेटल आयन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी ये मेटल आयन एक्स्ट्रा है तो इसको अभी हम काउंट नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम क्रिस्टल जालक में बंधे हुए यदि मेटल्स देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे कैटायन हैं और उसी तरह हम निगेटिव आयन देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी 8 है। अब हो क्या रहा है कि बाहर से एक अतिरिक्त कैटायन धन आयन आ गया, इस तरह अंतराकाशीय स्थानों में आ गया। तो इस तरह अब कैटायन की संख्या कितनी हो गई, 8 + 1 = 9। तो इस तरह अब यहाँ पर रेशियो क्या हुआ, 9:8। तो इस तरह ये क्या हुआ, एक अरस समीकरण मिति दोष।
अब ये तो हुआ कि धन आयनों की, धातु आयनों की संख्या बढ़ गई और ऋण आयनों की संख्या कम हो गई। लेकिन अब क्या हुआ, आवेश की अगर बात करें तो अब धन आवेश अधिक है और ऋण आवेश कम है। तो इस तरह क्रिस्टल उदासीन नहीं रहेगा। तो इसको उदासीन बनाए रखने के लिए क्या होता है, बाहर से एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी क्रिस्टल चालक में आ जाता है। फलस्वरूप क्या होगा कि भाई धन आवेश और ऋण आवेश की संख्या बराबर होने के कारण क्रिस्टल उदासीन बना रहेगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ देखिए, जब जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है तथा अतिरिक्त धातु आयन अंतराकाशीय स्थानों में चला जाता है। इसमें होता क्या है कि जब जिंक ऑक्साइड को हम गर्म करते हैं तो हमारी ऑक्सीजन गैस जो है वो बाहर निकल जाती है। तो फलस्वरूप क्या होता है कि जिंक +2 आयन इस तरह यहाँ पर क्रिस्टल में आ जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये जो पिंक कलर का है ये आपका जिंक +2 है और ये ग्रीन कलर का आपका ऑक्सीजन आयन है। तो इस तरह इस क्रिस्टल में हम क्या देख रहे हैं, इस स्थान में और इस स्थान में 2 एक्स्ट्रा जिंक आ गए हैं। ठीक, इस तरह अब क्या हुआ कि धन आयनों की संख्या अधिक हो गई है। तो अब चूंकि हमारा जिंक क्या है, +2 है, तो इस तरह अब धन आवेश कितने आ गए, 2 2 4 धन आवेश क्या हो गए, अधिक हो गए हैं। तो इसे अब न्यूट्रल करने के लिए क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन भी क्रिस्टल जालक में आ जाएंगे। तो फलस्वरूप यहाँ पर 4+ और 4-, इस तरह क्रिस्टल पूरा हमारा उदासीन बना रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं धन आयन न्यूनता, धातु आयन न्यूनता। यह दोष परिवर्ती संयोजकता वाले धातु क्रिस्टल में होता है, लाइक फेरस ऑक्साइड, फेरस सल्फाइड, निकेल ऑक्साइड। यहाँ देखिए, इस तरह ये हमारा क्रिस्टल जालक है। इसमें मेटल आयन दिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह मेटल आयन कितने हैं, 7। और वही यदि हम ऋण आयन देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि धातु आयनों की संख्या कम है। किंतु एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की होगी, ये वाला जो हमारा धातु आयन है ये है +2 स्टेट में। ठीक, तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जो क्रिस्टल है उसकी उदासीनता बने रहेगी। कैसे, यदि हम आवेशों को लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 धन आवेश है और 8 आपके ऋण आवेश है। तो इस तरह जो क्रिस्टल है हमारा वो उदासीन है, लेकिन धातु आयनों की संख्या क्या हो गई है, कम हो गई है। तो यही दोष कहलाता है धातु न्यूनता दोष। इसको हम एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर समझेंगे। यहाँ देखिए, जब फेरस ऑक्साइड के क्रिस्टल में 3 फेरस आयन, अस और इक में यही डिफरेंस है, जहाँ कम रहता है ऑक्सीडेशन नंबर हम वहाँ अस प्रत्यय लगाते हैं और जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर अधिक होता है वहाँ हम इक प्रत्यय लगाते हैं। तो इस तरह यहाँ पर फेरस ऑक्साइड के क्रिस्टल में 3 फेरस आयन 2 फेरिक आयन से विस्थापित हो जाते हैं। फलस्वरूप आयरन परमाणुओं की संख्या कम हो जाती है, किंतु आवेश बराबर होने से उदासीनता बने रहती है। तो अब यहाँ पर देखिए, 3 जो हमारे फेरस आयन हैं वो 2 फेरिक आयन से विस्थापित हो गए। इसको डायग्राम से हम ज़्यादा क्लियर समझेंगे। यहाँ देखिए, ये हमारा ग्रीन कलर का फेरस आयन है और हमारा येलो कलर का फेरिक आयन है। तो इस संपूर्ण क्रिस्टल जालक को यदि आप ध्यान से देखें तो ये जगह, ये वाली और ये वाली स्थान में देखिए, तीनों जगह हमारा फेरस आयन अब्सेंट है। ठीक, तो अब क्या हो रहा है कि धन आवेशों की संख्या कम हो रही है। तो इस तरह क्रिस्टल उदासीन नहीं रहेगा, लेकिन इसे उदासीन बनाए रखना जरूरी है। इस कारण अब यहाँ पर
ये देखिए इस तरह अब जो हमारे येलो कलर के जो फेरिक आयन है वो 2 की संख्या में इस तरह क्रिस्टल जालक में आ गए, जिससे क्या हुआ, आवेश बराबर हुआ। कैसे हुआ ये भी देख लीजिए, Fe2+ इंटू 3, तो इस तरह आवेश कितने हुए, +6। इसका मतलब जब फेरस आयन 3 फेरस आयन जब इस क्रिस्टल जालक से निकले तो यहाँ पर +6 जो आवेश है वो क्या हो गया, जो धन आवेश है वो कम हो गया। तो अब ये जो +6 धन आवेश है ये हमको इक्वल करना है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि फेरिक आयन को इतना डालेंगे जितने से हमारा +6 वापस हमको मिल जाए। तो फेरिक आयन के पास कितने धन आवेश होते हैं, +3। तो इस तरह फेरिक आयन इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा +6। तो इस तरह 6 जब गए तो 6 वापस आ गए, लेकिन यहाँ पर आयनों की यदि हम संख्या देखें तो कम हो गई। कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक रिक्त स्थान बचा हुआ है, क्योंकि ये जो हमारा फेरिक आयन है ये क्या है, +3 कंडीशन में है, और हमारा जो फेरस आयन था वो +2 था। 3 फेरस गए तो +6 कम हो गया, तो उसको वापस इक्वल करने के लिए 2 फेरिक आयन आ गए, जिसके कारण क्या हुआ, +6 जो गया था वो हमें वापस मिल गया। इस तरह क्रिस्टल की उदासीनता बनी रहेगी, लेकिन यहाँ पर धन आयनों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ पर हम रिक्ति देख रहे हैं, तो यही है आपका धातु न्यूनता दोष। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक हमारा, अशुद्धि दोष। ये दोष चालक में अशुद्धियों के परमाणुओं की उपस्थिति के कारण होता है। अभी तक जो हमने दोष देखे, रस समीकरण मिति और अरस समीकरण मिति, इनमें क्या होता था, या तो ताप देने के कारण या कुछ अन्य क्रियाओं के द्वारा दोष उत्पन्न हो जाता था। अब इसमें क्या होता है कि अशुद्धियों के परमाणु मिलाए जाते हैं, मीन्स अशुद्धि के परमाणु मिलाए जाते हैं ताकि उनमें क्या हो जाए, कंडक्टिविटी उत्पन्न हो जाए, जिसके फलस्वरूप क्या है कि हम उनका उपयोग कर सकें। और वो किस तरह उपयोग होता है ये हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता क्या है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो हम पिछले उसमें देख चुके हैं। यहाँ देखिए, अशुद्धि दोष को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है उदासीन अशुद्धि और सेकंड है आपका आयनों की अशुद्धि। तो अब इसमें क्या होता है, समूह 14 के तत्व सिलिकॉन, जर्मेनियम कार्बन ग्रुप के तत्व हैं ये, जिनकी संयोजकता 4 होती है, में अशुद्धि के रूप में समूह 13 के तत्व एल्यूमिनियम या गैलियम या समूह 15 के तत्व फास्फोरस और आर्सेनिक मिलाने पर अर्धचालक प्राप्त होते हैं। किसी ठोस क्रिस्टल में अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाना डोपिंग कहलाता है। ये आपका 2-3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि डोपिंग क्या होता है। तो याद रखिएगा, किसी क्रिस्टलीय ठोस में अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाना ही डोपिंग कहलाता है। इसे 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका एन टाइप अर्धचालक। अब इसमें क्या होता है ये देख लेते हैं। जब सिलिकॉन या जर्मेनियम मतलब समूह 14 के तत्व जिनके पास 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं में समूह 15 के फास्फोरस या आर्सेनिक अशुद्धि के रूप में मिलाए जाते हैं। समूह 15 के तत्व फास्फोरस आर्सेनिक मीन्स इनकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो इनके संयोजी कोश के 5 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजी बंध बना लेते हैं, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन बचा रहता है जो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। फलस्वरूप विद्युत चालकता बढ़ जाती है। इन्हें एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। इसे आप डायग्राम से ज़्यादा क्लियर समझेंगे। यहाँ देखिए, ये है हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम जो क्या है ग्रुप 14 के तत्व हैं। मीन्स इनमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी कारण ये 4 वैलेंस बॉन्ड बनाते हैं। और वही हम बात करें ग्रुप 15 की, तो फास्फोरस आर्सेनिक इनमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। इट मीन्स ये 5 वैलेंस बॉन्ड बनाते हैं। तो इस डायग्राम में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये
सिलिकॉन का क्रिस्टल चालक है, जिसमें हम ये जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है ये है आपका सिलिकॉन का परमाणु। अब ये सिलिकॉन के परमाणु क्या हो रहे हैं, चूँकि इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इस कारण ये अन्य 4 सिलिकॉन के साथ इस तरह बंध बनाते जा रहे हैं और फलस्वरूप क्या है, सारे फुलफिल्ड हैं। अब होता क्या है, यदि इसमें हम अशुद्धि के रूप में फास्फोरस मिला दें, फास्फोरस या आर्सेनिक जो भी आप मिला सकते हैं, तो फास्फोरस के पास हम जानते हैं 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब ये क्या होता है, जैसे ये फास्फोरस इस क्रिस्टल के किसी भी एक स्थान पे आ जाता है, तब होगा क्या कि इसके पास है 5 इलेक्ट्रॉन और सिलिकॉन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह ये जो फास्फोरस है, फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन के साथ बंध बना लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन के साथ बंध बना लिया, तीसरा इसके साथ और चौथा इसके साथ। इस तरह फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन 4 सिलिकॉनों के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लिए। लेकिन हुआ क्या, चूँकि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, इस कारण एक जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो खाली रह गया। अब ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, और हम जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन मीन्स आपका इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही विद्युत धारा कहलाता है। तो इस तरह अब क्या होगा, ये जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है ये पूरे क्रिस्टल जालक में घूम कर क्या होगा, विद्युत धारा उत्पन्न करेगा। और इस तरह ये जो हमारा पदार्थ है वो पहले क्या था, कुचालक था, तो अब ये बन जाएगा अर्धचालक। ठीक, तो इसे हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी कंडक्टिविटी है वो किससे उत्पन्न हुई, फ्री इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, निगेटिव। इसी कारण इसे हमने नाम दिया एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ध्यान में रखिएगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो चालकता बढ़ती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण बढ़ती है। नेक्स्ट देखते हैं पी टाइप अर्धचालक। जब सिलिकॉन या जर्मेनियम में समूह 13 के तत्व एल्यूमिनियम या गैलियम की अशुद्धि मिलाई जाए तो इनके संयोजी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होने के कारण सिलिकॉन या जर्मेनियम से 4 सहसंयोजी बंध बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, जिससे कोटर इट मीन्स होल का निर्माण होता है। इस कोटर की गति के कारण ही क्रिस्टल की विद्युत चालकता बढ़ जाती है। इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर या अर्धचालक कहते हैं। इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, पिछली बार हमने क्या था, 5 इलेक्ट्रॉन वाला जो तत्व था वो मिलाया था। अब हम क्या है, 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाला तत्व मिलाएंगे। तो होगा क्या कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है उनके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन जो हमारा ग्रुप 13 के जो तत्व हैं, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इन सब के पास कितने होते हैं, 3। तो अब होगा क्या कि ये जो एल्यूमिनियम या हमारा गैलियम है इसके 3 इलेक्ट्रॉन 3 सिलिकॉन के साथ बंध बना लेंगे। इस तरह यहाँ देखिए, ये है हमारा, ये वही हमारा सिलिकॉन का क्रिस्टल है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो हमारा एल्यूमिनियम है इसके पास है 3 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो क्या किए, इस तरह इस डायग्राम में देखिए, एक इस सिलिकॉन से, एक इस सिलिकॉन से और एक इस सिलिकॉन से, इस तरह 3 कोवैलेंट बॉन्ड बना लिए। अब हुआ क्या, यहाँ पर ये जो सिलिकॉन है जो पहले सिलिकॉन से बंध बनाया हुआ था, अब उसकी जगह एल्यूमिनियम आ गया। तो अब इस सिलिकॉन को इस इलेक्ट्रॉन के लिए बंध बनाने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर क्या बन गया, एक खाली जगह, और ये खाली जगह ही क्या कहलाती है, हमारा धन छिद्र या कोटर या होल। तो अब इस तरह ये जो धन छिद्र है ये क्या होगा, आगे बढ़ते जाएगा और इसे पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे। इसको आप इस डायग्राम से समझिए। यहाँ देखिए, पहले हमारा होल यहाँ था और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इस होल को पूरा करने के लिए उस होल में आ गया। तो फलस्वरूप होल मीन्स क्या है, खाली जगह है। तो उस खाली जगह में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अब जो हमारा इलेक्ट्रॉन जहाँ पर था वो जगह क्या हो गई, अब खाली हो गई। तो अब इस तरह हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर होल बन गया। अब ये चूंकि होल क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस कारण ये क्या है, पॉजिटिव होल है।
तो अब क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव होता है। इस कारण निगेटिव और पॉजिटिव के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। इस कारण क्या होगा, अब जैसे ये होल यहाँ बना तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो अब इसकी ओर अट्रैक्ट होगा और फलस्वरूप क्या होगा, इस होल को भरने के लिए वो यहाँ पर आ जाएगा। अब जैसे ही वो यहाँ आएगा तो फिर से यहाँ पर होल बन गया। अब इस होल को भरने के लिए ये इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ जाएगा और फलस्वरूप होल अब यहाँ आ गया। उस तरफ फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा होल को भरने के लिए, तो इस इलेक्ट्रॉन की खुद की जगह में फिर से होल बन गया। और इस तरह कंटिन्यू होल को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते जाएंगे और इस तरह हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। यहाँ पर एक्चुअल में फ्लो जो है वो इलेक्ट्रॉनों का ही होता है, लेकिन उसमें वजह होती है आपका होल। मीन्स कोटर जो है, ऐसे देखा जाए तो क्या हो रहा है कि कोटर आगे बढ़ते जा रहा है। और क्यों बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसे भरने के लिए उसकी जगह में आते जा रहे हैं। इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए स्कूल में फंक्शन है और सभी क्या है, जैसे आप लोग होता है स्टूडेंट्स के लिए सारी चेयर लगी हुई होती है। तो अब मान लीजिए फर्स्ट जो चेयर है, ठीक है, सारे बच्चे बैठे हुए हैं, फर्स्ट चेयर जो है वहाँ से कोई बच्चा उठ के चला जाता है तो होता क्या है, चेयर खाली और एकदम फर्स्ट नंबर की है। तो उसको भरने के लिए क्या होता है कि जो दूसरा नंबर की चेयर में जो बैठा था बच्चा वो वहाँ पर बैठ जाता है। तो इस तरह क्या हुआ, पहले नंबर की चेयर जो खाली थी वहाँ पर एक बच्चा आके बैठ गया। तो अब उस बच्चे की जगह जो सेकंड नंबर की चेयर थी, अब सेकंड नंबर की चेयर क्या हो गई, खाली हो गई। तो अब क्या होगा, जो उसके साथ पहले बैठा हुआ था तीसरा नंबर का लड़का, अब वो क्या होगा, दूसरे नंबर की चेयर में बैठ गया। अब इस तरह क्या होगा, जो चौथा नंबर का लड़का है वो देखेगा अरे ये दोनों आगे चले गए हैं, मैं क्यों पीछे रहूं। तो अब क्या होगा, वो लड़का भी उस चेयर में जाके बैठ जाएगा। तो इस तरह कंटिन्यू क्या होगा कि लगातार सारे बच्चे उठ उठ के एक एक चेयर आगे बढ़ते जाएंगे। और इस तरह क्या होगा कि सारे लड़कों का अपने स्थान से वो उठकर जाने लगे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रवाह किसका हो रहा है, चेयर का हो रहा है। तो ठीक उसी तरह क्या है, यहाँ पर जो हमारा कोटर होता है उसको भरने के लिए सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जाते जाते हैं। और इस तरह जो हमारा कोटर है वो आगे बढ़ता जाता है और हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लग जाती है। इसके बाद लास्ट है आपका आयनिक ठोसों में आयनों की अशुद्धि मिला दी जाती है। अभी तक क्या था, हमने उदासीन जो हमारा क्रिस्टल था उसमें उदासीन परमाणु मिलाए थे, लेकिन अब क्या होगा, हम एक आयनिक क्रिस्टल लेंगे और उसमें हम आयनों की अशुद्धि मिलाएंगे। तो अब उसमें क्या होगी, चालकता बढ़ जाएगी। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड की अल्प मात्रा मिलाकर NaCl का क्रिस्टलन करें तो NaCl जालक में कहीं कहीं स्ट्रॉन्शियम+2 आयन आ जाते हैं। क्रिस्टल को उदासीन बनाए रखने हेतु कुछ स्थानों पर सोडियम प्लस आयन नहीं पाए जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। यहाँ देखिए, ये एक हमारा सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 सोडियम आयन है और 8 हमारा क्लोराइड आयन है। ठीक, अब इसमें होता क्या है, जब इसमें स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड की अल्प मात्रा मिला दी जाती है। स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड, स्ट्रॉन्शियम क्या है, हमारा सेकेंड ग्रुप का तत्व है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। तो इस तरह इनमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +2। और जो हमारा सोडियम है वो फर्स्ट ग्रुप का है जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीथियम, फ्रांसियम। तो इसमें क्या होता है, +1। ठीक, तो इस तरह जब इसमें स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड की अल्प मात्रा मिला दी जाती है तो यहाँ देखिए, इस डायग्राम में देखिए कि जैसे ही इस क्रिस्टल में एक स्ट्रॉन्शियम आ गया तो हुआ क्या कि धनावेशों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो धनावेशों की संख्या अगर बढ़ जाएगी तो क्रिस्टल उदासीन नहीं रहेगा। तो इसकी उदासीनता को बनाए रखने के लिए क्या होता है कि एक एक सोडियम जो है अपने स्थान से बाहर निकल जाते हैं और इस तरह पूरे क्रिस्टल में धन आवेशों की संख्या और ऋण आवेशों की संख्या इक्वल रहती है। अब जैसे ही क्या हुआ, यहाँ देखिए, यहाँ पर एक सोडियम यहाँ का है और एक सोडियम यहाँ का है और उसकी जगह कौन आ गया है, हमारा स्ट्रॉन्शियम आ गया है। तो
अब यहाँ एक सोडियम की जगह पे तो स्ट्रांशियम आ गया, लेकिन एक जो सोडियम है उसकी जगह क्या हो गई, रिक्त हो गई। और रिक्त होगी मतलब क्या हो गया, रिक्तिका का निर्माण हो गया। इस कारण इसे हम कहते हैं कैटायनिक वैकेंसी। तो इस कैटायनिक वैकेंसी मतलब इस होल के कारण अब क्या होगा कि चालकता उत्पन्न हो जाएगी। तो चालकता उत्पन्न होने के 3 कारण हमने देखे। पहला तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा आपका पॉजिटिव होल या कोटर, और थर्ड हमने क्या देखा कि कैटायनिक वैकेंसी। इस तरह हमारा जो पॉइंट डिफेक्ट है वो इस क्लास में कंप्लीट होता है। धन्यवाद।